फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैलरी इनकम के पार्ट 2 का, जिसमें चर्चा करेंगे हम रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। मतलब रिटायर होने के बाद जो बेनिफिट हमें एम्प्लॉयर से मिलते हैं उसका कंप्यूट कैसे करते हैं सैलरी के पर्पज से। इसका मतलब सैलरी इनकम दो पार्ट में बता होता है, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। आज हम बात करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की। सबसे पहला है लीव इनकैशमेंट और लीव सैलरी। बता दूं इसके बारे में कि रिटायरमेंट के टाइम में जितनी छुट्टियां बच जाती हैं उस एम्प्लॉयर के रेगुलेशंस के हिसाब से उस छुट्टी की सैलरी, उतनी छुट्टी की सैलरी मिल जाती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बात करेंगे अभी। दूसरा है ग्रेचुटी। इसका पूरा नाम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी है। क्यों है, बात करेंगे। उसके बाद है पेंशन। पेंशन के भी पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर ले लीव इनकैशमेंट और लीव सैलरी की। बता दूं कि लीव इनकैशमेंट, अगेन आई रिपीट, लीव इनकैशमेंट मतलब रिटायरमेंट के टाइम में जो छुट्टियां आपकी पर्टिकुलर टाइप की छुट्टियां, दैट इज प्रिविलेज लीव या अर्न लीव। किसी डिपार्टमेंट में उसको अर्न लीव बोलते हैं, किसी में प्रिविलेज लीव बोलते हैं। वो छुट्टियां जो बच जाती हैं उस डिपार्टमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से कितनी छुट्टियों पर वो इनकैश होगा, कितनी छुट्टियों की सैलरी मिलेगी आपको, वो डिसाइड करते हैं। उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। तो यदि वो छुट्टियां आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान छुट्टी इनकैश करवाते हैं तो वो अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। और यदि रिटायरमेंट के बाद आप इनकैश करवाते हैं और आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद जो मिलेंगी टैक्स नहीं लगेंगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के टाइम में यदि छुट्टी इनकैश कराएंगी तो वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों का अमाउंट टैक्सेबल होगा। एंड यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पोस्ट रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट कराया आपने, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इस चारों पॉइंट्स में से जो सबसे कम अमाउंट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो एग्जेम्प्टेड होगा। मीन्स उसके उस एक्सटेंट के बाहर जो होगा टैक्सेबल होगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट इज 3 लाख। फोर्थ पॉइंट इज लीव बैलेंस इनटू एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी। जितनी छुट्टियां बची हुई हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट 10 मंथ की सैलरी से। और इसमें जो मंथ की बातें करते हैं, हम मानते हैं कि मैक्सिमम 30 दिन 30 डेज पर ईयर छुट्टियां आपकी होंगी। मतलब एक महीने का 2.5 डे छुट्टियां जो होती हैं मैक्सिमम यही मिलती हैं। मीन्स यदि आपने 40 साल नौकरी की तो आपकी मैक्सिमम जो होगा 40 मंथ्स की सैलरी मिल सकती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज 10 मंथ सैलरी। इसका मतलब इन चारों में से जो सबसे कम हो वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एग्जेम्प्टेड है ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल है केवल वो लीव इनकैशमेंट जो ड्यूरिंग सर्विस उनको मिलती है। अब बात करते हैं ग्रेचुटी, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। ये इसका कहने का मतलब है कि या तो आप रिटायर हो गए तो उसके बाद ग्रेचुटी मिलती है, या यदि अनफॉर्चुनेट डिवाइसेस रिटायरमेंट के पहले होते हैं तो उस टाइम भी ग्रेचुटी मिलती है उसके एक्ट के हिसाब से, उसको कहते हैं। इसलिए इसका नाम है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। ये नौकरी के अवधि में यदि आपका अनफॉर्चुनेट डिवाइसेस हो गया तो मिलेंगी, या नहीं तो रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी। इसमें कहते हैं कि इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नो इशू। इफ यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दें इधर। अब जो एंटिटीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो एक होते हैं जो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं और एक हैं जो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। तो कहते हैं दो नॉन एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी एक्ट के दायरे में कवर्ड है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट इज 20 लाख और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान से देखें, और 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड।
इसका और यहाँ कहते हैं कि मंथ की बातें जब करते हैं यहाँ, तो डेज के बारे में हम 26 डेज ए मंथ मानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हु इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, अंडर दैट डिपार्टमेंट the employee will get gratuity or death cum retirement benefit, which would be the list of the following. The first one is 20 lakh amount. The second one is actually जो रिसीव किया, जो डिपार्टमेंट ने दिया आपको, और 15 डेज लास्ट ड्रॉन सेल, आखिरी महीने की सैलरी जो होगा, आधे 15 महीने दिन की सैलरी, लेकिन माना जाएगा कि एक मंथ में 26 डेज ही होते हैं, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स सर्व से। इसका मतलब यदि हमने 20 साल की नौकरी की है तो कैलकुलेट करना होगा, और हमको लास्ट मंथ की सैलरी 1 लाख मिली है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 15 दिन की सैलरी कितनी होगी। और ये भी कहा गया है कि मंथ माना जाएगा 26 दिन का। इसका मतलब 15 दिन की सैलरी जो होगी वो होगी 1 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26, दैट वुड कम अराउंड 57,000। जबकि आधे महीने की सैलरी 1 लाख की लगती है 50,000, लेकिन यदि मंथ हम 26 डेज का माने तो 57,000 के आसपास आते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यदि हमने 20 साल नौकरी की है तो 20 से, मतलब उस आदमी को अराउंड 11-12 लाख के आसपास ग्रेच्युटी बनेगी। अब देखेंगे 20 लाख या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल उसको डिपार्टमेंट ने 18 लाख दिया होगा, और ये बोलते हैं कि 15 डेज लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स सर्व। इसका मतलब इसको करीब 18 लाख जो मिला है कैलकुलेट करने के लिए 15 डेज सैलरी के हिसाब से, वो करीब करीब मिल जाएगा उसे। सो इन तीनों में से जो लिस्ट, इसमें एक चीज और है, ये कहते हैं कि यदि आप नंबर ऑफ ईयर्स जब काउंट करेंगे और लास्ट ईयर यदि 6 मंथ से ऊपर नौकरी कर लिए, फुल मंथ नहीं हुआ है, तो दैट ईयर वुड बी ट्रीटेड एज ए कंप्लीट ईयर। यदि किसी ने 6 महीना, किसी ने 32 साल 6 महीना 1 दिन नौकरी कर ली है, तो उसकी नंबर ऑफ ईयर्स सर्व 33 ईयर्स मानी जाएगी। ध्यान रखें, दोज एम्प्लॉयर हु इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। अब हम बात करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं थी। इसमें भी वही सारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थे जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड थे। यहाँ भी वो पॉइंट्स हैं, 20 लाख अमाउंट, दूसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा है 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर सर्व। और यही चीजें उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी थी जो कि उसके कवर्ड थे, ये देखें। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एक है कि यहाँ जब सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बेसिक पे प्लस डीए प्लस जो भी कमीशन मिले हैं उसके बारे में भी हम कल वो इंक्लूड करेंगे। जबकि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं उसमें हम केवल बेसिक और डीए लेते हैं। दूसरा फर्क है कि जो 15 डेज की सैलरी है उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, सैलरी जो 15 दिन का लेते हैं वो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी लेते हैं। जबकि उस ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं उनमें सैलरी लास्ट मंथ ड्रॉन लेते हैं, उस महीने की सैलरी, जिस महीने में रिटायर करते हैं उस महीने की सैलरी के 15 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड थे, एक महीने को हम 26 डेज माना करते थे, जबकि उन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उसमें हम 30 डेज का मंथ मानते हैं। चौथा फर्क है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड थे उसमें हमने कहा था कि 6 महीने से अधिक यदि नौकरी होती है तो उसको कैलकुलेशन पर्पस से 1 साल पूरे कंप्लीट ईयर माने जाते हैं। जैसे यदि
उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, यदि उन्होंने नौकरी 32 साल 6 महीने 1 दिन की है तो कैलकुलेशन पर्पज से उनकी नौकरी 33 साल की मानी जाएगी। जबकि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है उनमें कंप्लीट ईयर को ही कंप्लीट ईयर माना जाता है। यदि ईयर कंप्लीट होने में 2 दिन भी कम है तो उस साल को कैलकुलेशन पर्पज से इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी ने 32 साल 6 महीने 1 दिन नौकरी की है तो कैलकुलेशन पर्पज से इनका कंप्लीटेड ईयर्स 32 माना जाएगा। जबकि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर्स सर्व 33 माना जाएगा। पेंशन में एक होता है अनकम्यूटेड, एक होता है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मीन्स जो भी पेंशन डिसाइड हुआ टोटल पेंशन वो अनकम्यूटेड माना जाएगा, जो कि टैक्सेबल सभी के लिए होगा। कम्यूटेड मीन्स उस टोटल पेंशन का कुछ पोर्शन यदि उसके बदले कुछ पोर्शन आप डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दें और डिपार्टमेंट उसके बदले कुछ लमसम अमाउंट दे तो दैट अमाउंट वुड बी कॉल्ड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। एंड दैट कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एग्जेम्प्टेड होगा, और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन है यदि उस एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी 1/3 ऑफ बेसिक पेंशन से तक दिया है तो उसका कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन जिस एम्प्लॉयर ने हाफ दिया है बेसिक पेंशन का उसका कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, पेंशन दो तरह का, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब फुल पेंशन विदाउट एनी डिडक्शन। कम्यूटेड मतलब सर्टेन पोर्शन इज बीइंग सरेंडर बिफोर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर गिव्स हिम a lump sum amount in lieu of that fraction of the pension, जो कि 15 साल के लिए सरेंडर होता है। आफ्टर 15 ईयर्स ये अगेन रिस्टोर हो जाता है और वो फुल पेंशन बन जाता है उसका। तो कहते हैं कि उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई इशू ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यदि उस डिपार्टमेंट में जिसमें वो नौकरी करता था, जिस कंपनी में नौकरी करता था, वहां यदि ग्रेचुइटी का प्रोविजन 1/3 ऑफ बेसिक पेंशन तक है तब तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो है वो एग्जेम्प्टेड है। और यदि उस डिपार्टमेंट ने हाफ ऑफ द बेसिक पेंशन ग्रेचुइटी दिया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, और आपने मेरा यदि चैनल स्टोन टैक्सविन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दें सो दैट यदि आपको कोई डाउट्स हो तो वो मैं क्लियर कर सकूं, और यदि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो मैं अपने अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के 2 वीडियो हैं, दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप उसको देखना चाहें तो वो यहीं से आप देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।